हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि किसी भी तार को जब खींच दिया जाता है तो खींचे हुए तार के अंदर स्टोर स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है और कैसे उसको निकाला जाता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए मान लेते हैं कि कोई L लंबाई का तार है, ठीक है। इसके लिए मान लेते हैं कि कोई तार है जिसकी प्रारंभिक लंबाई जो है वो है यहाँ से यहाँ तक कैपिटल L है, ठीक। इसको जब तार को खींच दिया जाता है तो खींचने के पश्चात इसकी लंबाई में यहाँ से यहाँ तक की वृद्धि हो जाती है, यानी ए बी जो है इसका प्रारंभिक है और बी सी जो है चेंज इन लेंथ है। बी सी इज चेंज इन लेंथ। ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक जो है वो एल है, ठीक है। बी सी इक्वल टू एल है जो कि चेंज इन लेंथ है। तो मान लेते हैं कि इसकी एल लंबाई में एल स्मॉल एल चेंज करने के लिए इसमें एफ बल लगाया जाता है। तो एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स कितना हो जाएगा, आरोपित बल जो होगा वो होगा एफ है, मान लिया, ठीक है। इनिशियल लेंथ जो है वो कितना है, इनिशियल लेंथ है हमारा कैपिटल लेंथ। चेंज इन लेंथ जो है वो कितना है, वो है स्मॉल एल, ओके। तो ये पूरा काम करने के लिए हम अगर एफ बल लगा के वस्तु में एल लंबाई की वृद्धि कर देते हैं तो इसमें कुछ कार्य करना पड़ेगा और यही कार्य जो है इस तार में स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाएगा। तो हमारा क्या एम होगा, हमारा एम होगा कि वस्तु की लंबाई में एल वृद्धि करने के लिए जो फोर्स लगाया गया है उसके द्वारा किया गया कार्य कितना है हम ये निकाल लें, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें देखना पड़ेगा कि ओवरऑल एवरेज फोर्स कितना लग रहा है एल लंबाई की वृद्धि करने के लिए। तो जब यहाँ पर था लंबाई इसकी ओरिजिनल एल थी तब तो कोई फोर्स नहीं लग रहा था, ठीक है। यानी जब इतना था तो फोर्स जो है हमारा यहाँ पे इस जगह पे एफ बराबर 0 था और यहाँ से यहाँ तक एल लंबाई जब वृद्धि करने लगे तो एफ बल लगाया, तो एफ बल लगाते ही इसकी लंबाई वृद्धि यहाँ से यहाँ तक एल हो गई। तो इसका मतलब एफ की जो फाइनल पोजीशन है वो यहाँ से यहाँ तक लगाने में एफ का, तो एवरेज फोर्स कितना हो जाएगा, एवरेज फोर्स जो हो जाएगा वो हमारा 0 + F/2 = F/2। तो ये जो नेट फोर्स हो जाएगा एवरेज फोर्स वो F/2 के बराबर होगा। किसके लिए, इस तार की लंबाई में एल वृद्धि करने के लिए जितने एवरेज फोर्स की आवश्यकता वो F/2 है। तो अब क्या हम निकाल लेंगे, अब हम निकाल लेंगे कि तार को खींचने में किया गया कार्य, तार को खींचने में किया गया कार्य ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा W = हमें पता है W अब क्या होता है F × डिस्प्लेसमेंट, ठीक। डिस्प्लेसमेंट तार में कितना होगा, तार का डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक L हुआ है और जितना इस पर लगने वाला औसत बल है वो है F/2। तो F/2 × L हो गया। तो ये हो गया किया गया कार्य। अब क्या कहा गया, पहले हमने बताया आपको कि ये जो किया गया कार्य है वही इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो यही W हमारा स्थितिज ऊर्जा कुछ और नहीं है, स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर हो जाएगी, किए गए कार्य के बराबर है। जब स्थितिज ऊर्जा हमारा किए गए कार्य के बराबर है तो U = नथिंग बट W × 1/2 F × L, ये इसके बराबर हो गया, ओके। तो अब क्या करेंगे, हमें ये स्ट्रेस और स्ट्रेन इन सब के टर्म्स में निकालना है। तो इसके लिए हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं टर्म्स को, इसी टर्म को हम रीअरेंज कर लेते हैं और इसी इक्वेशन में आगे के टर्म्स में हम क्या करते हैं, F/ नीचे वॉल्यूम से भाग देंगे और ऊपर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो F/A हो गया, यहाँ से L के नीचे L/L कर लिया तो क्या आ जाएगा, ऊपर में आपका आ जाएगा A × L, ये अलग से हो गया, ठीक। तो अब आप देखिए क्या है ये F/A क्या कहलाएगा, F/A कहलाएगा स्ट्रेस, ठीक है। स्ट्रेस स्मॉल L/L क्या कहलाएगा, स्ट्रेन। A × L यानी एरिया, यानी A क्या है, A इज़ द एरिया और कैपिटल L क्या है, कैपिटल L इज़ द लेंथ। तो किसी भी वस्तु के एरिया और लेंथ, जैसे मान लीजिए वायर है, ये वायर था, ये वायर का एरिया है,
इस एरिया और इसकी लंबाई अगर एल है तो ए और एल को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा वॉल्यूम या आयतन। ठीक है, तो ये हो गया इनटू वॉल्यूम। ओके, तो अब क्या करेंगे, अगर हम वॉल्यूम को इधर ले आए, यानी वॉल्यूम को एकांक कर दिया, माना वॉल्यूम 1 है, एकांक है, तो U बराबर कितना हो गया, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ठीक है, 1/2 प्रतिबल गुणे विकृति, यही है। तो इस तरह से ये आ गया। और ये क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा, एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्ट्रेस्ड वायर। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्ट्रेच वायर पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम में कितना इसका। अब अगर कोई कहता है, इसको बहुत ध्यान देने की चीज़ है, अगर न्यूमेरिकल आप करते हैं तो सीधे हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन कर देते हैं, और वॉल्यूम भी अगर उसका आ रहा है तो आपको यहाँ वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला जो है एकांक आयतन के लिए है। और जब पूरे आयतन के लिए आपको निकालना होगा तो इसे आपको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना होगा। तो न्यूमेरिकल में ये चीज़ ध्यान में रखने की वजह से कभी कभी गलत कर दिया जाता है, गलत हो जाता है बच्चों को। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन की तरह अगर हम प्रत्यास्थता गुणांक के टर्म्स में चाहें तो प्रत्यास्थता गुणांक बराबर क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रत्यास्थता गुणांक E होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो अगर इनमें से किसी भी टर्म्स में अगर आप इसके टर्म्स में निकालना चाहें प्रत्यास्थता और स्ट्रेन के टर्म में, तो स्ट्रेन की जगह पे हम प्रत्यास्थता इंटू स्ट्रेन रख देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, U आ जाएगा हाफ प्रत्यास्थता गुणांक इंटू स्ट्रेन या विकृति का स्क्वायर। ठीक है, और अगर आपको स्ट्रेस और प्रत्यास्थता गुणांक के टर्म्स में चाहिए तो आप स्ट्रेन की जगह पे क्या हम लिख देंगे, स्ट्रेस अपॉन प्रत्यास्थता गुणांक। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 1/2 स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेस स्क्वायर अपॉन प्रत्यास्थता गुणांक। तो इस प्रकार से जो एनर्जी है, बेसिकली आपको यही फॉर्मूला याद रखिए और ये फॉर्मूला याद रखिए, तो इनके आधार पे जो भी आपको गिवन होगा आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।